पढ़ रहे हैं, दैट इज रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। तो इस स्कीम का बेसिकली ओवरऑल व्यू क्या है कि ये इंश्योर कराने के लिए कि जो हाउस होल्ड के अंदर गोल्ड पड़ा है उसको इफेक्टिवली यूज करा जा सके। तो गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आएगी, जो भी आप गोल्ड होगा आप बैंक के पास लेके आओ, बैंक आपके एक अकाउंट के अंदर उस गोल्ड को डिपॉजिट कर देगा एंड उसके ऊपर आपको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। जब आप उस पैसे को निकलवाना चाहते हो, गोल्ड को निकलवाना चाहते हो, तो आप गोल्ड को एज इट इज गोल्ड भी निकलवा सकते हो। उस गोल्ड को चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कैश के अंदर कन्वर्ट करवा के कैश भी निकलवा सकते हो। तो इट इज बेसिकली टोटल इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो उसके अंदर जो स्कीम आती है, फर्स्ट वन इज रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। इसमें बेसिकली क्या है, जब गोल्ड रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आई थी, जिसको हम शॉर्ट में आरजीडीएस बोलेंगे, उसने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 थी उसको क्या करते, रिप्लेस कर दिया। सारे डेजिग्नेटेड बैंक्स थे, उनको स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कहा है कि आप एलिजिबल हो। तो इस केस में जो भी आप शायद शॉर्ट टर्म में डिपॉजिट में करवाओ, चाहे मीडियम या लॉन्ग टर्म में डिपॉजिट में पैसा डलवाओ, उनके अंदर जो प्रिंसिपल होगा वो किसके अंदर होगा, गोल्ड के अंदर ही होगा। ठीक है। जब आप मीडियम या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स के अंदर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा, इंटरेस्ट भी आपको क्या कराया जाएगा, इंडियन रुपीस के अंदर विद रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड भी क्या करा जाएगा, कैलकुलेट करा जाएगा कि बेसिकली गोल्ड की कितनी वैल्यू होगी, उसके बेसिस पे आपको क्या करा जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिविजुअल एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन होंगे, रेजिडेंट इंडियंस में इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एवं ट्रस्ट, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या जो कि सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हो, क्या कर सकते हैं, स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जॉइंट डिपॉजिट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उस केस के अंदर जब आप गोल्ड डलवाओगे तो आपका जॉइंट डिपॉजिट अकाउंट खोला जाएगा, उस अकाउंट के अंदर क्या कर दिया जाएगा, पैसा गोल्ड को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बैंक्स के पास ऑप्शन है कि वो कि आप क्या कर सकते हो, चाहे तो बैंक ब्रांच के अंदर ही गोल्ड डिपॉजिट करा सकते हो या डायरेक्ट आप रिफाइनरी के अंदर गोल्ड डिपॉजिट करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अंडर द स्कीम विल स्टार्ट एक्वायरिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ गोल्ड डिपॉजिट इन द ट्रेडेबल गोल्ड बार्स आफ्टर रिफाइनमेंट और 30 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ गोल्ड एट द सीपीटीसी और द बैंक डेजिग्नेटेड ब्रांच एज द केस में भी विच एवर इज अर्लियर। तो इस डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिलना कब से शुरू होगा, या तो जिस दिन आपने सीपीटीसी जो की थी, सीबीटीसी हमने जो सबसे ऊपर पढ़ी थी, कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्ट सेंटर, उसके बाद हमने डिपॉजिट करवा दिया, या बैंक के पास आपने गोल्ड डिपॉजिट करवा दिया वहां से, या जिस दिन उस गोल्ड को ट्रेडेबल गोल्ड बार्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया बाय द रिफाइनरी, तो उस दोनों डेट में जो भी डेट अर्लियर होगी उस दिन से आपको क्या करना, आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ जो भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होंगे उसके अगेंस्ट आपको सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ जो आपने स्टॉक अपने पास हेल्ड करके रखा है वो उसको एज एसएलआर रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर जो आपके पास हैं एमटीजीडी डिपॉजिट्स, जो एमटीडीजी डिपॉजिट्स हैं वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आएंगे, क्योंकि जो एमएलटीजी डिपॉजिट्स हैं, मीडियम या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, वो सेंट्रल बैंक की तरफ हम क्या मानेंगे, अपनी लायबिलिटी मानेंगे। हम बेसिकली हमने क्या करना है, वो गोल्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, तो हम ये मानेंगे हमने सिर्फ क्या कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे उस गोल्ड को होल्ड कर रखा है, अगर वो मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी गई है। ठीक है। उसके बाद designated banks will pay the handling charges for MTLGD at a flat rate of 1.5% and commission at the rate of 1% of the rupee equivalent of the amount of gold mobilized under the scheme for the initial period of 1 year effective from November 2015। ये भी प्रोविजन सिर्फ तब के लिए थी जब ये स्कीम न्यूली इंट्रोड्यूस करी गई थी कि जिस साल आप क्या करोगे, फॉर फर्स्ट ईयर आप जितने भी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाओगे, तो अगर आपने मीडियम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करवाई है तो उसके अंदर आपको 1.5% का क्या दिया जाएगा, हैंडलिंग चार्जेस दिए जाएंगे, 1% का आपको कमीशन दिया जाएगा। ये स्कीम सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए क्या थी, वैलिड थी, इतनी चीज। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिवैम्प्ड गोल्ड स्कीम खत्म होती है। ठीक है। बेसिकली हमने कुछ इसके अंदर सबसे पहले गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को समझा, क्या थी, कुछ डेफिनेशंस को समझा। उसके बाद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर जो रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है, हमने उसको क्या करा, डिस्कस करा कि कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किस किस तरीके से आपको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। इसके अंदर एक जो चीज फर्स्ट पॉइंट में हमने मिस करी है, दैट इज कि जो एसटीडीज होंगी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स लोन होंगे, एसटीबीडीज, उस केस के अंदर जो आपको इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल है, दोनों ही गोल्ड के अंदर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बट जो आपका मीडियम में लॉन्ग टर्म वाला पार्ट होगा, अगर उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो तो उसके अंदर जो आपका प्रिंसिपल होगा वो गोल्ड के अंदर होगा, बट जो उसका इंटरेस्ट आपको क्या करा जाएगा, इंडियन रुपीस के अंदर पे करा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने गोल्ड रिवैम्प्ड स्कीम को डिस्कस करा।
नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ गोल्ड मोबिलाइज्ड अंडर जीएमएस, कि अगर किसी पर्सन ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर गोल्ड को मोबिलाइज करा था तो उसको किस तरीके से बैंक्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर तो सबसे पहले जो वो डिपॉजिट थे वो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट थे, तो डेजिग्नेटेड बैंक्स क्या कर सकते हैं, जो एमएमटीसी हैं, एमएमटीसी को गोल्ड कॉइन्स माइन करने के लिए या अदर ज्वेलर्स को या अदर डेजिग्नेटेड बैंक्स को क्या कर सकते हैं, जो कि जीएमएस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको बेच सकते हैं। एमएमटीसी बेसिकली क्या है, मिनरल माइनिंग एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, गोल्ड कॉइन्स को मिंट करती है या मिनरल्स को इंपोर्ट वगैरह कराती है ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट। तो उनको क्या कर सकते हो, आप गोल्ड को सेल कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, एमएमसीज या ज्वेलर्स को क्या कर सकते हो, इस गोल्ड को लेंड भी कर सकते हो, अगर ये गोल्ड क्या हो गया है, मोबिलाइज किया गया है। ठीक है, अगर ये गोल्ड आपको डिपॉजिट करवाया गया था अंडर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, तो उस केस में आप क्या करोगे, एमएमटीसी या अदर एजेंसीज को ये चीज बेचोगे थ्रू द ऑक्शन, एंड जो भी प्रोसीड होंगे आप क्या कर दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दोगे। क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि इस केस के अंदर जो भी आपने अपने पास गोल्ड रखा है वो ये माना जाएगा कि आपने क्या करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वो गोल्ड अपने पास ओन करके रखा है, आपकी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शन में इंक्लूड आरबीआई, एमएमटीसी, बैंक्स एंड अदर एंटिटीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली इस ऑक्शन के अंदर पार्ट कौन ले सकते हैं, आरबीआई, एमएमटीसी या कोई नोटिफाई एजेंसी जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या गई है, नोटिफाई करी गई है। ठीक है, उसके बाद सपोज किसी बैंक ने ऑक्शन के अंदर गोल्ड परचेज करा, तो ऊपर दिए गए पर्पसेस के थ्रू वो क्या कर सकता है, उस गोल्ड को यूज कर सकता है।